हाँ जी। तो आज का जो अपना लेक्चर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं ADHD। यानी कि ये क्या है ADHD? यह एक सोशल या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के तौर पे बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें जो एज इन्वॉल्व होती है वो जनरली बच्चों के अंतर्गत देखी जाती है। हालांकि एडल्ट में भी कुछ इसके प्रिवेलेंस हैं, लेकिन बच्चों के अंतर्गत ऑब्जर्व करी जाती है। और इससे पता चलता है कि इसकी जो फुल फॉर्म है उससे ही इसकी मीनिंग पता चलती है। यानी कि जो बच्चे हैं उनका क्या होता है अटेंशन डेफिसिट, यानी कि वो अटेंशन उनका उतना बन नहीं पाता और वो हाइपर एक्टिविटी दिखाते हैं। यानी कि जब अटेंशन डेफिसिट रहे और हाइपर एक्टिविटी के साथ रहे तो इन सब को जब कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, तो एक प्रकार का डिसऑर्डर काउंट होगा। यानी कि ये सिंगल, जैसे टाइफॉइड क्या है, एक डिजीज है, लेकिन ये डिसऑर्डर है। यानी कि कई चीज़ें जो ऑर्डर में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के तौर पे दिखने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे डायग्राम्स में काफ़ी क्लियर हो रहा होगा कि जो बी डायग्राम है, ठीक है, यानी ए, इसमें बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है हाइपर एक्टिव, यानी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ए एक्टिव है। और अन्य डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिफ़िकल्टी टू फोकस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, ऑलवेज रिमेनिंग वरी, ठीक, इजीली डिस्ट्रैक्ट, यानी कोई भी एक्टिविटीज़ करो हल्का से डिस्टर्बेंस मिली तो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। और इरिटेट, इजीली इरिटेट किसी भी पॉइंट पे। तो ऐसे टाइप के जो सिम्टम्स जो बच्चों में सारे लक्षण जब एक साथ मिलने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन ADHD के अंतर्गत बोलते हैं। अब एक्चुअली ये है क्या, इसको अपन एक एक चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं कि ये ADHD है क्या, ठीक है, फिर इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, क्या इसके कारण हैं, ठीक। इसके कारण जब देखेंगे तो ऑर्गेनिक कॉज भी होता है, इनऑर्गेनिक कॉज होते हैं, तो उनको फर्दर अपन समझेंगे कि क्या है। फिर ADHD कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझेंगे अपन। फिर इसके बाद सिम्टम्स क्या है, प्रत्येक जितने भी टाइप्स हैं उनके इंडिविजुअल्स के क्या सिम्टम्स हैं, ठीक, सिम्टम्स क्या हैं। फिर इसके बाद अपन यदि कोई बच्चा, यदि आपका बच्चा या फिर किसी का बच्चा यदि ADHD से सफ़र कर रहा है तो उस बच्चे का और परिवार पे क्या आउटकम्स दिखेगा, ठीक है, उसको समझेंगे। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए जिससे कि हम ADHD से सफ़र कर रहे बच्चे को थोड़ी बहुत मैनेजमेंट कर सकें उसका, ठीक है। फिर फर्दर मैनेजमेंट देखेंगे। तो ऐसे आज के लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में ADHD बोला जाता है। अब इसमें है क्या, एक कॉमनली क्या है कि देखो, इट इज़ मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल टाइप। और टाइप किसका है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि साइको और सोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा गया है। इससे क्या है कि बहुत से बच्चे अफेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जब हम एक एक इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो बचपन में मैंने भी किया है, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे लक्षण और बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब दिखने लगती है तब उसको हम ADHD के अंतर्गत रखते हैं। अदरवाइज कुछ कुछ लक्षण तो हर एक में मिलते हैं। और तारे ज़मीं पे मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें भी जो बच्चा था उसकी जो समस्या थी सेम एज इट इज़ वही चीज़ों को हम समझ लीजिए कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अफेक्ट्स मिलियन ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक, परसिस्ट इन द एडल्टहुड। कभी कभी क्या है कि वो एडल्टहुड तक बनी रहती है, ऐसी स्थिति होती है ADHD की। फिर इसमें क्या है कि इसके जो ADHD को यदि डिस्क्राइब किया जाए तो इसमें क्या है अदर डेफिनेशन बोला जाए या फिर ADHD को शॉर्ट में बोला जाए कि ADHD के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो जो है परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ADHD क्या होता है, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये चीज़ें किसी भी बच्चे के बिहेवियर में आ जाती है। यानी ये तीन चीज़ें किसी भी बच्चे के बिहेवियर में लंबे समय तक बनी हुई है, हो सकता है इवन उसके एडल्टहुड तक बनी रह जाए,
ठीक। तो यानी कि किसी भी बच्चे की बिहेवियर में इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी यदि उसके स्वभाव में आ गया है तो वो लंबे समय तक बना हुआ है और सारे लक्षण मिलते जा रहे हैं, तो उसको हम ADHD के कैटेगरी में बच्चे को रखेंगे और वैसे फर्दर उसको ट्रीट करेंगे। ठीक। फिर प्रॉब्लम उस क्या होता है, प्रॉब्लम यदि कोई फेस कर रहा है तो इंटरपर्सनल रिलेशन विद द फैमिली मेम्बर्स एंड पीयर्स। जैसे क्या है कि प्रॉब्लम मतलब बच्चा है, आपका बच्चा है और पड़ोसी का बच्चा है, उसका पड़ोसी का जो बच्चा है वो नॉर्मल है और आपका बच्चा यदि ADHD से सफ़र कर रहा है तो वो दोनों बच्चों में बहुत से अंतर मिलेंगे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं सबको, और जो बच्चा होता है वो सेल्फ इस्टीम जो होता है उसका काफ़ी लो रहता है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पॉइंट थे अपन ने जो कवर किए, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बालक है जिसके बिहेवियर में इन अटेंशन, ठीक है, और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी ये उसके बिहेवियर में आ चुका है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं तो इनसे क्या होगा, एक एक जो इन अटेंशन के क्या क्या लक्षण दिखेंगे बालक में, हाइपर एक्टिविटी के क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो सारे जो लक्षण हैं किसी एक ही बालक में मिलने लगे तो उसको अपन ADHD के अंतर्गत रखने लगते हैं। ठीक। फिर अपन नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अब जो ADHD का केस है इट इज़ मोर कॉमन, किस में, मेल या फीमेल, तो ये बॉयज़ में ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं अदर देन गर्ल्स। ठीक है। और इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई कब किया जा सकता है, तो स्कूल एज चिल्ड्रेन जो होते हैं वहाँ पे आप बच्चे को उसकी जो हरकतें हैं उसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमने आपको 3 भाव बताए कि ADHD के अंतर्गत ये 3 चीज़ें जनरली और इन्हीं के जो बिहेवियर में बच्चे को आदत बन जाती है। तो इन अटेंशन यानी कि नॉट बीइंग एबल टू कीप फोकस, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि टीचर पढ़ा इधर रही है, बच्चे का अटेंशन बिल्कुल नहीं है उधर, यानी कि ठीक अपोजिट है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक्सेसिव मूवमेंट नॉट फिटिंग टू द सिटिंग, जैसे अदर बच्चे लोग बैठे हुए हैं और एक क्लास में क्या है कि उत्पात मचा रहा है। ठीक है। फिर आता है इम्पल्सिविटी, तो इसमें क्या होता है कि हास्टिक एक्ट दैट अकर द मोमेंट विदाउट थॉट, यानी कि ये जो इम्पल्सिविटी है इसके अंतर्गत क्या होता है कि इमोशनली बच्चे जो होते हैं थोड़ा से डैमेज रहते हैं। ठीक है। यानी कि एग्रेशन जो है उनके अंतर्गत बहुत जल्दी रहती है और थॉट्स को सोच विचार के अपने चीज़ों को नहीं रखते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ADHD के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, अब आगे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये स्वभाव उत्पन्न होंगे। तो जो इसकी एटियोलॉजी है तो इसको 2 भाग में अपन देख लेते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कॉजेज और एक नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज। तो जब ऑर्गेनिक कॉजेज की बात करेंगे यानी कि जेनेटिकल कॉजेज, तो जेनेटिक्स तो मोस्टली रहता है, जैसे यदि पेरेंट अपने चाइल्डहुड में यदि सफ़र किए हुए हैं तो बच्चे में संभावना है उसकी, ठीक है, कि वो भी बच्चा ADHD का सफ़र करे। और एक होता है डिस्रप्शन इन ब्रेन डेवलपमेंट, यानी जो मदर है, मदर के लाइफ स्टाइल की वजह से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, चूँकि हमने इसको देखा था क्या है, टाइप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है और न्यूरो डेवलपमेंट का जो है इसमें काफ़ी योगदान रहता है। तो यदि न्यूरो डेवलपमेंट यदि अच्छे से नहीं हुआ है और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है ये, तो इससे की वजह से क्या होता है कि यदि मदर अपने एंटीनेटल पीरियड और पेरीनेटल या पोस्ट नेटल पीरियड के अंतर्गत यदि उसने बेबी का केयर नहीं किया तो उससे क्या होगा कि डिस्रप्शन ऑफ ब्रेन, यदि ब्रेन का डिस्रप्शन होगा तो बच्चे में ADHD का डेवलपमेंट मिल सकता है। तो ये हम पढ़ लिए ऑर्गेनिक कॉजेज। दूसरा है इनऑर्गेनिक कॉजेज, इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक बोल लो, ठीक है। तो जो नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज है इसमें लेड या अदर टॉक्सिन्स, ठीक, लेड क्या हो गया, एक प्रकार से एलिमेंट्स के अंतर्गत रख लो। तो ये जो लेड है, आपने लेड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है कि इनका डिपोजिशन बॉडी में फर्दर बढ़ता चला जाता है
और इसकी वजह से क्या होता है कि लक्षण और बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती है और बच्चे में क्या होती है कि अदर लक्षण दिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जो सिटी या फिर जो रूरल एरिया और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा उनकी लाइफ स्टाइल से है। तो लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चीज़ें हैं? तो जो शहर के बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में फ़ास्ट फूड जैसी चीज़ें एक्टिव है। उसमें क्या होते हैं कि बहुत से ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें कि लेड कंटेंट ऐड किया जाता है। वो जो लेड होता है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है जो चाइल्ड है उसके हेल्थ पे। तो उनका क्या होता है कि बॉडी डेवलपमेंट पहले हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो गांव के जो सेम एज के जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में यदि बात किया जाए तो बॉडी की डेवलपमेंट पहले हो जाती है। मानसिक डेवलपमेंट रहे न रहे लेकिन बॉडी डेवलपमेंट मैच्योरिटी बहुत पहले पहले दिखने लगती है। एजिंग इफेक्ट भी पहले दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो ये होगी लेड या अदर टॉक्सिन्स। फिर फूड एडिक्टिव की वजह से या फिर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंस या इम्बैलेंस। ठीक है, या तो डेफिशिएंस रहे कुछ न्यूट्रिएंट्स का या इम्बैलेंस हो जाए न्यूट्रिएंट्स का। ठीक, फिर स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से। फिर मोर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बोलने का मतलब है कि बच्चे को आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से एक्टिव करा के जोड़ के रखे हो। ठीक है, बच्चा है उसको लिमिट या फिर ना दिया जाए तो ज़्यादा सही है। तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया की उसमें भी हाइपर एक्टिविटी पहले से प्रदर्शित रहती है, क्योंकि उसकी जो प्रदर्शन जो चीज़ें की जाती हैं मोबाइल के द्वारा वो खुद ही एक हाइपर एक्टिविटी की चीज़ें होती हैं और इसकी आदत पड़ जाने से बच्चे क्या होते हैं इन अटेंशन वाले स्वभाव के हो जाते हैं। इम्पल्सिवनेस की उनके अंदर आ जाती है। फिर साइको सोशल फैक्टर्स, यानी कि ओवरऑल जो है ये सब फैक्टर हैं जिनके वजह से कि एडीएच की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या फिर होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें से एक एक को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनिक कॉज को पहले कवर कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कॉज में तो एक जेनेटिक्स था, तो जेनेटिक्स के में फर्दर एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ नहीं है। यदि जेनेटिकल फैक्टर है तो जाना तय है। अब आता है एंटीनेटल फैक्टर्स में, यानी एंटीनेटल समझते हैं आप, यानी कि ड्यूरिंग क्या जेस्टेशन पीरियड के समय। ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड यदि मदर के लाइफ स्टाइल से बच्चे के ब्रेन पे या फिर उसके न्यूरल डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट जो पड़ता है तो वहाँ से संभावना है कि वो बच्चा ADHD से सफ़र कर जाए। ठीक, फिर एक है था नेटल पीरियड। नेटल पीरियड का मतलब क्या? कि नेटल पीरियड का मतलब होता है कि जब डिलीवरी हो रही है बच्चे की तब, या फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो गया या फिर कोई ट्रामा हो गया, या बेबी क्या होता है कि जब निकलता है तो काफ़ी फ्लूइड से या फिर चिपचिपा रहता है तो फिसल जाता है, फिसल गया तो बेबी गिर जाते हैं, अक्सर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ADHD कॉज हो सकता है। या फिर लो बर्थ वेट रहे बेबी का तो उसमें क्या होता है डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ रहता है। फिर पोस्ट नेटल फैक्टर, यानी कि अब ड्यूरिंग जब लैक्टेशन की पीरियड है या फिर बच्चे की, तो उस समय की जो समय है उसमें बच्चे को अच्छे से फीडिंग या समथिंग चीज़ें केयर नहीं किया गया, या फिर उसके CNS इन्फेक्शन है, ठीक है, एनसेफेलाइटिस की कंडीशन बन गया, ट्रामा ब्रेन ऑफ इंजरी, तो ये सारी जो कंडीशन है इनको बोलते हैं पोस्ट नेटल फैक्टर। देखिए एंटीनेटल फैक्टर में क्या बताया गया है। यदि मदर है, प्रेग्नेंट है और अल्कोहल के साथ दिखाई दे रही है, यदि ऐसी मदर होगी तो उसके बच्चे में ADHD चांसेस है कि अदर की तुलना में ज़्यादा मिले। ठीक है, फिर टॉक्सिन का द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत लेड का या फिर रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो ADHD की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर यदि मदर ही है, यदि उसको आयोडीन डिफिशियंसी है, ठीक है, और मैकेनिकल इंसल्ट ट्रॉमा है कुछ, या फिर जो मैटरनल इन्फेक्शन होता है टॉर्च, ठीक है, टॉर्च से तो आप परिचित होंगे। तो ये जो टॉर्च की वजह से की जो इन्फेक्शंस हैं तो इसकी वजह से एंटीनेटल फैक्टर के तौर पे बच्चे में ADH कॉज हो सकता है। फिर नेटल फैक्टर्स में क्या है कि वही लो बर्थ है या प्री मैच्योरिटी के साथ डिलीवरी हो गया पहले ही, यानी 8 मंथ से पहले डिलीवर हो गया तो उसमें भी, या फिर लो बर्थ वेट का बेबी डिलीवर हुआ, या फिर बर्थ के समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेशन बोलने का मतलब कि बर्थ इंजरी जो होती हैं, यानी कि फोर्सेप डिलीवरी किया गया, ठीक है, कोई पुट सक्सीडेनम, फिर ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है तो उसमें कॉज हो सकता है कि उसको ADHD बन जाए। और यदि पोस्ट नेटल केयर में क्या है कि यदि मदर
उसकी फीडिंग की लाइफस्टाइल को केयर नहीं करती है, ठीक है। यदि सीएनएस इन्फेक्शन या एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन बनती है, ट्रॉमा ब्रेन इंजरी की संभावनाएं बनती हैं, तो उसमें हो सकती है। फिर फर्दर हम आगे देखते हैं। ये तो हम ऑर्गेनिक कॉजेज़ को कवर किए। अब नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज़ में क्या हैं? देखिए, नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज़ में स्लीप डिस्टर्बेंस, बच्चे को प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें ADHD का ही खुद का योगदान भी हो, ठीक है, यानी कि उसके वजह से बच्चे का स्लीप डिस्टर्ब हो, या फिर बच्चे को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है बच्चे की लाइफ स्टाइल से मैच नहीं कर पा रही, ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो बच्चे में ADHD कॉमन मिल सकता है। फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये छोटा बच्चा है, अभी इमेच्योर है, और पेरेंटल जो लाइफ स्टाइल है कुछ इस प्रकार की है, यानी कि घर में क्लेश की लड़ाई, ऐसी चीज़ें वो बच्चा देख रहा है जो कि उसको उस उम्र में नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बनेगा, तो बच्चे में ADHD की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके बाद है लेड या अदर टॉक्सिन्स, तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर है मोर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बोलने का मतलब यहाँ पे देखिए, बच्चे के पास मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, यानी सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं दे रखे हैं, और जो सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइपर एक्टिव चीज़ें ही दिखती हैं, यानी कि हाइपर एक्टिव बोलने का मतलब कि इसके जो सोशल मीडिया के जो कंटेंट्स होते हैं समथिंग ऐसे ही रहते हैं, तो समय से पहले मैच्योरिटी वाली सारी संभावनाएं इंड्यूस करते हैं। तो इससे अपन को मोर स्क्रीन टाइम को एकदम मिनिमम करके रखना है या जीरो करके रखिए, ठीक। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इम्बैलेंस, यानी डेफिशिएंसी से क्या है कि यदि किसी देखिए, डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस को थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि किसी एक इंडिविजुअल मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो उसका मतलब है कि उस मिनरल का आपको कमी महसूस होगी बॉडी में। यदि उसी मिनरल का इम्बैलेंस है, यानी इम्बैलेंस होना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है एज कम्पेयर टू डेफिशिएंसी। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, यदि इम्बैलेंस हुआ तो वो दूसरे भी मिनरल्स के फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है, तो इसके वजह से ज़्यादा हार्मफुल कॉजेज बन सकते हैं। तो ये यदि बनते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, विटामिन B6 हो गया, तो ये सब चीज़ें नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर बनते हैं। यदि अवेलेबल नहीं रहते हैं बच्चे में, तो वो ADHD से सफ़र कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारा नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर्स, जिसके वजह से बच्चे में ADHD की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अपन टाइप्स देखते हैं ADHD के, ठीक है। तो टाइप्स में, तो जनरली टाइप्स के तौर पे बोलें तो अपन 3 देख सकते हैं। हाइपर एक्टिव, जो चीज़ें अपन पहले देखे थे वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इनअटेंटिव, और एक कंबाइन हो जाता है मिक्स, इन दोनों का जोड़ा मिला जुला जो लक्षण होते हैं उनके लिए, ठीक। तो ADHD के टाइप्स में हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, इनअटेंटिव और कंबाइन करके अपन 3 ADHD के टाइप देख सकते हैं। अब फर्दर आगे चलते हैं, तो अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। यदि इन अटेंशन वाला नेचर का है, ठीक, इन अटेंशन की नेचर का है, तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे आपको। यदि बच्चा आपका इन अटेंशंस के ADHD का, यदि इन अटेंशंस के लक्षण ज़्यादा प्रदर्शित करेगा, तो उसमें क्या होगा, फेल टू गिव क्लोज अटेंशन, वो हमेशा क्लोज अटेंशन अच्छे से नहीं दे पाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि केयरलेस मिस्टेक करेगा। जैसे बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, तो सेम टाइप की गलती रोज़ करेंगे। मान लीजिए आपने उसको सिखाया कि A, फिर B आता है, फिर C आता है, ठीक, आपने उसको सिखा के भेजा, क्लास में भी यही चीज़ सिखाया गया, लेकिन फर्दर क्या कर रहा है, हमेशा B को पहले लिखता है A से, तो ये हमेशा वो एक ही केयरलेस मिस्टेक बार बार करता है। तो फिर अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो दिक्कतें जाती हैं वो चीज़ें। फिर फर्दर देखते हैं अपन कि इसमें क्या है कि डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, हमने जो बोला उसको डायरेक्टली वो जो आपने समझाने की कोशिश की और उसको बोलने को बोलो, तो वो चीज़ों को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर डिफ़िकल्टी किस चीज़ में रहेगी उसको, तो ऑर्गेनाइज टास्क और एक्टिविटीज़। यदि आपने कोई ऐसे गेम ही खिलाई है बच्चे को, गेम खिलाते समय कुछ रूल्स बता दीजिए कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना, पहले इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, ठीक, फिर इसके बाद इसमें आना है। अब यही चीज़ को दोबारा उस बच्चे को पूछेगा तो पहले इसमें फिर इधर चला जाएगा वो, यानी कि कोई एक पैटर्न यदि आप ऑर्गेनाइज तरीके से करवाएं ये एक्टिविटीज़, तो वो उसमें उसको बहुत दिक्कत जाएगी। ऐसे स्वभाव होते हैं बच्चे का। फिर अपनी बहुत सी चीज़ें वो खो देगा,
जैसे टॉयज, स्कूल असाइनमेंट, पेंसिल, बुक्स, इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, तो लॉसेस थिंग्स नेसेसरी फॉर टॉक्स एंड एक्टिविटीज़। कुछ बातें करेगा तो आप बता के भेजिएगा, वो जाके सामने भूल जाएगा। तो ऐसी टाइप की स्वभाव होता है। आप बोलोगे ये तो हमारे साथ भी होता है, हमें भी कोई कुछ बता के भेजता है, हम भी भूल जाते हैं। तो आपके साथ 1-2 दफ़ा होता है, उस बच्चे के साथ हर दफ़ा होता है। तो ऐसी चीज़ों को, ठीक। फिर क्या है, ऑफ्टन फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़, वो अपनी खुद की जो दैनिक कार्य है उसको भी भूल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, यदि थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, तो सुबह जगना है, ब्रश करना है, ठीक है, फ्रेश होना है, नहाना है, खाना है, ये जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं आपने सब सिखा रखा है, और नॉर्मल जो बच्चा है वो फॉलो ही करते हैं, ठीक है। कभी कभार गलती करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, वो अपने डेली का जो रूटीन है उसको डिस्टर्बेंस कर देगा, यानी कि वो भूल जाएगा। ब्रश करना होता है, उस चीज़ को भूल जाएगा वो, ठीक। नहाना होता है, इस चीज़ को भूल जाएगा। तो ऐसे स्वभाव बच्चों में दिखती हैं। फिर है डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड फेल टू फिनिश स्कूल वर्क, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो है वो कभी भी फॉलो नहीं कर पाएगा। यदि कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, जैसे ऊपर की कुछ बातें में बताया गया था, ठीक है, डिफ़िकल्टी उसको जाती है। यदि कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाए तो उसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा, उसमें ऐसी इंटरनली वो ऐसा ही स्वभाव करेगा, ठीक है। और होता क्या है कि पेरेंट्स समझते नहीं कि बच्चा किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, किसी डिसऑर्डर से, और फर्दर उसको क्या करते हैं, डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो इससे भी उस फर्दर उसकी क्या है, बच्चे की मेंटल और साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है उस पर काफ़ी मानसिक दबाव पड़ता है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा एज पेरेंट, कि बच्चा एक्चुअल में गुजर तो नहीं रहा है किसी परिस्थिति से। तो ADHD जो है हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। फिर अपन ये तो सिम्टम्स ऑफ इन अटेंशंस के लिए देखें, फिर फर्दर हम आगे की सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी मतलब इसमें बहुत से सिम्टम्स हैं, मैंने कुछ कुछ कवर किया है ताकि सब आपको समझ में आ सके, ठीक है। बस उतनी पॉइंट्स को कवर किया। जैसे रन, हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि बच्चा बहुत चंचल है। बच्चा चंचल है, ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा चंचल है और कुछ चीज़ों को काफ़ी गलत कर देता है अपनी चंचलता की वजह से, और लंबे समय तक बना हुआ है उसके आयु में, ठीक है। तो ये चीज़ें दिक्कत की हैं। तो बच्चा हमेशा रन या क्लाइंबिंग एक्सेसिवली, कहीं भी जाएगा, पेड़ पौधा मिला तो दौड़ के गया, चढ़ गया, कूदता है, फांदता है, ठीक है, लेकिन एक हद तक सही है। ज़्यादा यदि दिखने लगते हैं तो दिक्कत है। ऑलवेज गो, ठीक है, ऑलवेज ऑन द गो, या फिर ड्रीवन बाय अ मोटर कार, ऐसे हमेशा ऐसा लगता है बच्चे को कि गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे काल्पनिक तौर पे हैंडल को घुमाते हुए, ऐसे दौड़ते हुए, या साइकिल या बाइक को इमेजिन करते हुए, हमेशा उसके स्वभाव में ऐसी बनी रहती है। और कभी कभी इतना ज़्यादा बातें करते हैं, इतना ज़्यादा बातें करते हैं कि आप परेशान हो जाओगे। और ये जो स्वभाव है एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो बातें करते हैं, लेकिन हमेशा बातें करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे को हाइपर एक्टिविटी की समस्या है ADHD के अंतर्गत का, ठीक। फिर और क्लासरूम की जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में बैठा हुआ है और सब लोग बैठे हुए हैं, वो खड़ा है, तो ऐसी टाइप के स्वभाव बच्चों में दिखता रहता है। यानी कि कभी भी उसको एक जगह बैठा के रखो तो उस बातों को मानता नहीं है। तो ऐसा मिलता है, यदि ये सब सिम्टम मिलते हैं तो उसको हाइपर एक्टिविटी ऑफ ADHD के सिम्टम्स बोल सकते हैं। फिर अपन फर्दर आगे देखते हैं इम्पल्सिविटी के लिए क्या बताया गया है। तो इंटरप्टेड या फिर इंट्रोड्यूस टू अदर, यानी कि जैसे मान लो ये इमेज दिख रहा है, ऐसे लाइन में सब लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा क्या है, आगे आ गया, यानी कि कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक, हमेशा इंटरप्ट करेगा चीज़ों को, और दूसरों को डिस्टर्ब करने की, जैसे ये इमेज देख लो, तो दूसरों को डिस्टर्ब करने की स्वभाव बना रहेगा इसके अंतर्गत, ठीक। तो होता है क्लास में बच्चे कुछ रहते हैं शरारती टाइप के, और वो शरारत कुछ समय तक की है तो ठीक है, यदि लंबे समय तक सेम गलती वो रिपीट कर रहे हैं तो समस्या है। तो ये सारी चीज़ें होगी सिम्टम ऑफ इम्पल्सिविटी के लिए, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि बच्चा यदि ADHD से सफ़र कर रहा है तो ओवरऑल उसका आउटकम क्या मिलेगा। आउटकम बोलने का मतलब कि यदि आप सफ़र कर रहे हो तो आपके
डेली लाइफ का जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा दिखेगा। तो उसके संबंध में आउटकम्स ऑफ ADHD क्या है, ठीक है। तो मान लो जैसे पुअर अटेंडेंस की बात हो गया है, ठीक है, इरिटेबिलिटी दिखेगी, ठीक, लेजीनेस रहेगा बच्चे में, और सोशल रिजेक्शन। जैसे देखो, सोशल रिजेक्शन बोलने का मतलब ये सारे बच्चे क्या हैं, थोड़ी से समझदार टाइप के हैं और इस बच्चे में स्वभाव अच्छा नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं इसके साथ जाते हैं तो ये टॉय छीन लेता है, चाहे समथिंग कुछ शिकायतें रहती हैं, जिसकी वजह से एक सोशल अलगाव बच्चे को महसूस होती है, ठीक है। फिर फैमिली के साथ फिर पीयर रिजेक्शंस भी होते हैं। जैसे आपस में भाई हैं और एक बच्चा सफ़र कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, और एक थोड़ा सा समझदार है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती, यानी पीयर रिजेक्शन भी उन्हें फेस करना पड़ता है। फिर जो रिड्यूस स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है, एकेडमिक जो चीज़ें हैं, तो उसमें भी बच्चे का क्या रहता है, परफॉर्मेंस कम रहता है। आप एक बार तारे जो जमी पे मूवी है उसको आप एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है, उसमें जो सफ़र है बच्चे का सेम एज इट इज़ मिलता है, ठीक। और भी चीज़ें हैं, तो ये सारी जो चीज़ें आउटकम ऑफ ADHD में बच्चे में रिजल्ट के तौर पे दिखेगा। तो अब चीज़ें तो हमने सारी समस्याएं देख ली, अब फर्दर इसको कैसे ट्रीट करें या फिर कैसे उस बच्चे को समझें हम, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, वैसे समथिंग कुछ नहीं बीमारी है। इसमें क्या है, बिहेवियरल यानी कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो साइकोसोमेटिक को कुछ हद तक मेंटेन किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बी प्रेजेंट इन मल्टीपल सेटिंग, होम, स्कूल और वर्क्स, यानी कि बच्चे को यदि मेंटेन करना है तो उसकी स्कूलिंग केयरिंग होम में, ठीक है, और उसका जो वर्क्स हैं उस पर आपको समग्र तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जा सकता है। अचानक से एज इट इज़ कोई पूछे कि हाँ मेरे बेटे को ADHD है, प्लीज़ कोई टेबलेट लिख दीजिए, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। एज ए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, ठीक है, कि हाँ जैसे फीवर है, फीवर में पैरासीटामोल दे दिए, ठीक है, और ठीक हो गया, अगले दिन ठीक हो गया। ये ऐसे चीज़ें नहीं हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं जो कि थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में कुछ है, फार्माकोथेरेपी है, ठीक, कुछ साइकोथेरेपी हो गया, ठीक, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, फिर होम मैनेजमेंट, पेरेंटिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ों को एक साथ करनी पड़ती है, यानी कि जो बच्चा है, बच्चे का यदि ADHD के अंतर्गत है तो सबसे पहले काउंसलिंग कहाँ हो जाती है, उसका स्कूल लेवल पे ही पता चल जाता है। तो यदि स्कूल अच्छी है तो वो पेरेंट को इन्फॉर्म करते हैं, तो फिर क्या होती है कि पेरेंट, स्कूल और उसके जितने भी वर्क्स हैं सबको एक साथ ध्यान में रखा जाता है, ठीक, यानी कि होम मैनेजमेंट, पेरेंटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, क्लासरूम में कैसे मैनेज करना है उसको, और बाकी जो कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि नॉन स्टिमुलेंट और स्टिमुलेंट में कुछ बता रखा है ड्रग्स के तौर पे, तो इन सारी चीज़ों से ओवरऑल मैनेज करने की कोशिश की जाती है ADHD को, ठीक है। तो ये अपना मैनेजमेंट हो गया, यानी कहने का मतलब है कि ADHD कोई छोटी ऐसी जैसे फीवर होता है वैसे समथिंग बीमारी नहीं है कि जिसमें एक टेबलेट दे दो सुबह उतर जाए। इसमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जिसको क्या होती है कि एक लंबा काउंसलिंग के द्वारा बच्चे को ट्रीट किया जाता है, या फिर बच्चे को उसकी लेवल तक सोचना पड़ता है कि बच्चा किस दुविधा में है, उसको समझ के काउंसलिंग करके उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।